हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और आज मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स के से सही रूल बताऊंगी। जैसे हमको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है सम और एनी में डिफरेंस करने में, एल्डर, ओल्डर, ईच, एवरी, तो उन सबको हम कैसे सही यूज़ कर सकते हैं आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट हमारा आता है सम और एनी। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स पहले ही बना रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना। तो देखिए, सम और एनी दोनों ही क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा को एक्सप्रेस करते हैं। डिग्री बताते हैं, मात्रा बताते हैं, दोनों ही इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है मेन, कि सम को हम अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्यों में यूज़ करते हैं और एनी को हम नॉर्मली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो एनी को भी अफर्मेटिव में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब, जब हम इसको इफ़ के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू। तो ऐसे हम सकारात्मक वाक्यों में एनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इफ़ के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही सम का यूज़ हम प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि या तो वाक्य में कोई ऑफ़र हो या कोई रिक्वेस्ट हो या फिर उसका आंसर हम येस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, विल यू हैव सम राइस, तो यहाँ हम ऑफ़र दे रहे हैं, तो हम राइस के साथ सम का यूज़ करेंगे। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे लेंड करोगे, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है तो ये प्रश्नवाचक, लेकिन सम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है इसलिए। ऐसे ही डिड यू बाय सम टॉयज़, तो यहाँ हम आंसर येस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, इसका आंसर येस में हो सकता है। आगे देखो, सम के अदर रूल्स क्या है। सम का यूज़, सम का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल नंबर मतलब कुछ के सेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन इसको हम सिंगुलर के सेंस में कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वचन के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जब इसका मतलब निकल कर आता है किसी या कोई भी, किसी के सेंस में या कोई भी के सेंस में जब निकलता है तो हम एक वचन के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सम गर्ल हैज़ स्टॉलन माई पर्स, किसी लड़की ने मेरा पर्स चुरा लिया। हमें पता नहीं है, इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, तो ऐसे सेंस में हम इसको सिंगुलर के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही आई हैव रेड दैट स्टोरी इन सम बुक, किसी बुक में पढ़ी है, किसी भी बुक में, कोई भी बुक है, तो यहाँ इसका सेंस नहीं आ रहा, तो कुछ वाला सेंस नहीं आ रहा, किसी वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दोनों ही इफ़ क्लॉजेज में यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे इफ़ से यदि कोई वाक्य शुरू होता है तो हम लोग सम या एनी में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू वांट सम या एनी हेल्प यू कैन टेल मी, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव में हम यूज़ करना चाहें एनी का, तो हम इफ़ के वाले सेंटेंस में ही करेंगे। उसके बाद एनी इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल नाउन, दोनों के साथ में यूज़ होता है। ये डेफिनेट नंबर के लिए, इनडेफिनेट नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, नेगेटिव और क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। एनी का यूज़ भी हम किसी के या कोई भी के सेंस में कर सकते हैं। जैसे एनी गुड बॉल विल डू, ठीक है, कोई भी बॉल। इस तरह से वी कैन रेंट कार्स एट एनी स्टेशन, कोई भी स्टेशन से हम कार रेंट कर सकते हैं, जो किसी और कोई भी के सेंस में यूज़ होता है। ईच और एवरी में देखिए मेन फ़र्क आपको समझाती हूँ। ईच का यूज़ जो होता है वो हमेशा दो के लिए किया जाता है। ठीक है, दो के लिए ईच का यूज़। और कोई ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ईच और एवरी दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक, एक एक को। लेकिन ये प्रत्येक जब दो के लिए यूज़ किया जाता है तब हम ईच का यूज़ करेंगे, और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। ये तो एक रूल हो गया। दूसरी बात इसमें ये है कि जब हम ग्रुप के लोगों की संख्या हमें पता है कि डेफिनेट है कि कितने लोग हैं, दो से ज़्यादा तो है, लेकिन इफ़ इट इज़ डेफिनेट, वो डेफिनेट है, तब भी हम ईच का यूज़ करेंगे। यदि ग्रुप के मेंबर्स की संख्या क्या है, मोर देन 2 है एंड इट इज़ इनडेफिनेट, वो इनडेफिनेट है, तो हम यहाँ पर एवरी का यूज़ करेंगे। यदि निश्चित संख्या है तो भी हम ईच का यूज़ करेंगे, 2 है तो भी ईच का यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत सारे जने हैं और अनिश्चित हैं तो एवरी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ईच कार हैज़ ए नंबर प्लेट, इसका मतलब हमें पता है कि कितनी कार है,
इसलिए हमने ईच कार का यूज़ किया। एवरी सीट वाज टेकन, हमें नहीं पता कितनी सीट ले ली गई है, इसलिए एवरी का यूज़ किया है। दोनों ही सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट के लिए जब यूज़ किया जाता है, मतलब सामान्य वाक्यों के लिए जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, तब हम एवरी का यूज़ करते हैं। जैसे एवरी चाइल्ड वुड हैव मिल्क एवरी डे, हर किसी बच्चे को लेना चाहिए। तो हर किसी सामान्य जनरल स्टेटमेंट है ना, ऐसे वाक्यों में एवरी का यूज़ होता है। एवरीबडी वांट सक्सेस, हर कोई सक्सेस चाहता है, ऐसे वाक्यों में एवरी का यूज़ होता है। उसके बाद जब ऑल का सेंस हो, ऑल का मतलब सभी के सेंस में हो, तब भी एवरी का यूज़ होता है। जैसे एवरी गुड टीचर स्टडीज़ हिज सब्जेक्ट केयरफुली, हर अच्छा टीचर अपना सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ता है, तो हर के सेंस में यूज़ हो गया। उसके बाद 5 गर्ल्स वर सीटेड ऑन ईच बेंच, ईच बेंच मतलब 5 सीटें हमें पता है, डेफिनेट है, तो 2 से ज़्यादा होने पर भी हम ईच का यूज़ करेंगे। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर, कोई भी चीज़ जब फ्रीक्वेंट आती है ना, हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, ऐसे वाक्यों में हमेशा एवरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ही कम टू सी मी एवरी 4 डेज़, वही 4 डेज़ हो गया। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हर हॉलीडेज़, हमें नहीं पता उसके कितने दिन के हॉलीडेज़ थे, हॉलीडेज़ में रेन हुआ एवरी डे। लेकिन इट वॉज अवे 5 डेज़ एंड इट रेन्ड ईच डे। अब यहाँ 5 डेज़ है, डेफिनेट है, 2 से ज़्यादा है लेकिन डेफिनेट है, तो हम ईच का यूज़ करेंगे। आगे लिटिल है, लिटिल द लिटिल, पहले तो लिटिल और फ्यू के बीच में हमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ये दोनों ही लगभग वैसे तो सेम है, एक मेन डिफरेंस इनमें होता है। ठीक है, लिटिल और फ्यू, इसमें हम अ लिटिल पढ़ेंगे, इसमें अ फ्यू पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम द लिटिल पढ़ेंगे, इसमें द फ्यू पढ़ेंगे। मेन डिफरेंस क्या होता है, लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के साथ होता है, और फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बस ये दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है। बाकी इनके रूल लिटिल फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल द फ्यू, इनके रूल सेम रहेंगे। फ़र्क हमें ये समझना है कि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा, कुछ के सेंस में आता है, मतलब तीनों का ही कुछ के सेंस में आएगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ के सेंस में आएगा लेकिन ना के बराबर, नाम मात्र, कोई चीज़ ना के बराबर है तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ मतलब है कि उसके बचने की आशा ना के बराबर है, वो नहीं बचेगा। उसके बाद सीता हैज़ लिटिल शुगर, थोड़ी सी ना के बराबर शुगर है। शी हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इसके अलावा ये होप, शुगर और ये एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इनको हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल के साथ आया है, इसलिए लिटिल आया है। उसके बाद अ लिटिल में देखिए, अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, कुछ है, थोड़ा तो है, मतलब तो इनका सबका थोड़ा ही रहेगा, लेकिन कुछ है, पॉजिटिव सेंस। जैसे राम हैज़ ए लिटिल शुगर, मतलब कुछ शुगर है। देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अ लिटिल आया मतलब कुछ है, कुछ बचने की आशा है। अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, थोड़ा नॉलेज होना डेंजरस चीज़ है। ऐसे ही द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है वो सारा। ठीक है, जो भी है वो सब, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है वो सब। जैसे शी स्पेंड द लिटिल मनी शी हैड, जितना भी उसके पास मनी था, जितना भी, वो सब उसने स्पेंड कर दिया, जितना भी थोड़ा बहुत था। द लिटिल इन्फॉर्मेशन शी हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी, वो रिलायबल नहीं थी। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का सेम रूल रहेगा, फ़र्क वही रहेगा कि ये काउंटेबल के साथ यूज़ होगा। फ्यू में न के बराबर, फ्यू का मतलब न के बराबर। जैसे फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, न के बराबर पॉलिटिशियंस ही ऑनेस्ट होते हैं। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, बहुत कम वीमन सीक्रेट छुपा सकती है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कोई भी इंसान बिना गलती के, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना गलती के होते हैं, ऐसा तो ना के बराबर ही होता है। फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, ना के बराबर लोग होते हैं जो 100 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं। आगे देखिए अ फ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस देता है, काउंटेबल में पॉजिटिव सेंस। जैसे सीता हैज़ ए फ्यू टॉयज, सीता के पास कुछ टॉयज है।
शी हैज़ अ फ्यू गुड बुक्स, उसके पास कुछ अच्छी बुक्स है। ऐसे ही द फ्यू का मतलब जितने भी हैं वो सब। जैसे सीता हैज़ ब्रोकन द टॉयज शी हैड, जितने भी टॉयज थे वो सब तोड़ दिए। ही हैज़ रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, जितनी भी बुक्स थी उसके पास थोड़ी बहुत उसने वो सारी पढ़ ली। द फ्यू क्लॉथ शी हैड वर ऑल टॉर्न, जितने भी उसके पास क्लोथ थे वो सारे फट गए। दे ऑल डिनोट इनडेफिनिट नंबर, सभी अनिश्चित नंबर को बताते हैं और ये हमेशा काउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं फ्यू। आगे आगे आ जाओ। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में इसका मतलब रहेगा सब के साथ। जैसे ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, सारी गर्ल्स प्रेजेंट है। ऑल द स्टोरीज आर गुड, सारी स्टोरीज अच्छी। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऐसे ही अनकाउंटेबल के साथ ऑल द राइस इज़ गुड, ऑल द वाटर इज़ फ्रेश, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब काउंटिंग में पहला, फर्स्ट, ठीक है। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? जो लीड कर रहा होता है, जो सबसे मतलब जिसका प्रभाव सबसे अधिक होता है उसको बोला जाता है फोरमोस्ट। जैसे फर्स्ट देखिए, नेहरू जी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, काउंटिंग में फर्स्ट। आइंस्टीन वॉज द फोरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे, फोरमोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो था वो आइंस्टीन था। तो फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा होता है। उसके बाद एल्डर, ओल्डेस्ट, इनमें फ़र्क समझिए। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हमेशा पर्सन के लिए होता है, एनिमल या अदर थिंग्स के लिए इनका यूज़ नहीं होता। अदर थिंग्स के लिए हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ पर्सन्स के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर यूज्ड फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के सगे भाई बहन ब्लड रिलेशन को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इनके साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं किया जाता। मतलब कंपैरिजन करना है कि शी इज़ एल्डर देन हर या शी इज़ एल्डर देन मी, ठीक है। कंपैरिजन यदि आप कर रहे हो तो आप कभी भी एल्डर का यूज़ नहीं करोगे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंपैरिजन में आप किसका यूज़ करोगे? ओल्डर का यूज़ करोगे। ही इज़ एल्डर देन मी, सॉरी ही इज़ ओल्डर देन मी, इस तरह से सेंटेंस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर इनका यूज़ क्यों होता है? सीता इज़ माई एल्डर सिस्टर, ये मेरी बड़ी बहन है, ये बताने के लिए होता है, ना कि कंपैरिजन के लिए। राम इज़ आवर एल्डेस्ट सन, राम हमारा सबसे, एल्डेस्ट का मीन्स फर्स्ट बॉर्न, सबसे बड़ा, सबसे पहला जो है हुआ है वो, ठीक है। ये बताने के लिए इनका यूज़ होता है। ऑल्डर और ओल्डेस्ट, इनका यूज़ पर्सन के अलावा थिंग्स के साथ हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द पार्क, सबसे पुराना ट्री है पार्क का, ठीक है। तो पर्सन के अलावा भी यूज़ हो सकता है, इसके अलावा कंपैरिजन में यूज़ हो सकता है, देन के साथ यूज़ हो सकता है ओल्डर का। फार्दर और फर्दर, फार का मीन्स क्या होता है? फार का मीन्स होता है दूर, दूर को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए फार्दर का यूज़ किया जाता है, और दूर, ठीक है। जैसे देखिए, दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम जयपुर देन अजमेर, दिल्ली जयपुर से फार है अजमेर की तुलना में, अजमेर के कंपैरिजन में। इसी तरह से फर्दर का मीन्स क्या होता है? और आगे, फर्दर का मीन्स और आगे, यहाँ कंपैरिजन के सेंस में नहीं, और आगे के सेंस में। जैसे शी डिड नॉट मेक एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट, और आगे आर्ग्यूमेंट नहीं किए उसने, ठीक है, समथिंग एडिशनल के सेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। इनमें देखिए लेटर, लेट का कंपैरेटिव है लेटर, जैसे लेट हो गया और उससे लेट हो गया तो वहाँ पर आएगा शी केम लेटर देन मी, मुझसे लेट आया। कंपैरिजन का सेंस है तो लेटर। लेटेस्ट का मीन्स क्या होता है? लेटेस्ट का मीन्स होता है जो अभी करंट सबसे ताज़ा मॉडर्न, जो हम बोलते हैं ना क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से। व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अभी करंट रिसेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। लेटर, LATTER, इसका मतलब समझना, ये अपोजिट होता है फॉर्मर का। फॉर्मर का मीन्स होता है पहले वाला और लेटर का मीन्स होता है बाद वाला। जैसे दो नाम लिखे, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, ऐसे लिख दिए। द लेटर इज़ ए डॉक्टर, द लेटर का मतलब ये जो दूसरे वाला नाम लिखा है ये डॉक्टर है। यदि मैं लिखूँ द फॉर्मर इज़ ए साइंटिस्ट, इसका मतलब पहले वाला, लेकिन लेटर लिखने का मीन्स है दूसरे वाला, दो नाम में से दूसरे वाला, जो बात बाद में बोली गई है। एग्जाम्पल देखो, सीता एंड रमा आर गुड गर्ल, सीता और रमा अच्छी लड़कियां हैं। द लेटर इज़ माई सिस्टर, दूसरी वाली मेरी सिस्टर है, ठीक है, लेटर वाली मेरी सिस्टर है। लास्ट का तो हमें पता ही है, लास्ट ऑफ ऑल,
सबसे आखिर वाला फाइनल जो होता है, रमन वॉज द लास्ट प्लेयर, मीन्स फाइनल प्लेयर है। आगे आओ, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट क्या होता है? नियर का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो नियरेस्ट है, सबसे पास, ठीक है। शी लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, नियर हो गया पास के सेंस में। आगे देखो, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट का मतलब जस्ट होता है कि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पास, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट ही हो गया। हिज शॉप इज़ नेक्स्ट टू अवर हाउस, ये मेरा घर है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्या है? शॉप है। इसी तरह से आगे देखो, सो एज और एज एज, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इनमें फ़र्क सिंपल सा है। एज एज का यूज़ तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, सकारात्मक वाक्यों के लिए, सिंपल वाक्यों के लिए, जबकि सो एज का यूज़ किस में होता है? नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों के लिए इनका नॉर्मली यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, वो फॉक्स के जितना कनिंग है, ठीक है। यहाँ है सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम एज का यूज़ करेंगे। जबकि इस सेंटेंस में देखो, ही इज़ नॉट सो कनिंग एज हिज सिस्टर, वो उतना चालाक नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। तो यहाँ नकारात्मक का वाक्य का यूज़ हो गया ना, नकारात्मक, नॉट का यूज़ हो गया। तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में एज का यूज़ होता है, नेगेटिव में सो एज का यूज़ होता है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आपको समझ आया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।